नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल से नरेंद्र मोदी का भी एक टेस्ट शुरू हो रहा है और मोदी विरोधियों का भी। आप कहेंगे 24 घंटे पहले ही तो दो अलायंस पक्के हुए हैं, एक एनडीए, दूसरे का नाम अब तय हुआ है INDIA इंडिया, और इसमें सब मोदी विरोधी हैं भी। मोदी के अलायंस में 38 पार्टियां, विरोधियों के अलायंस में 26 पार्टियां हैं। फिर इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ जाएगा? पहला दंगल दरअसल कल से ही शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में ही यह दंगल होगा, पार्लियामेंट के अंदर होगा। मोदी सरकार मॉनसून सेशन का एजेंडा लेकर आ गई है और जानते हैं एजेंडा में नंबर 1 पर क्या चीज है। अरविंद केजरीवाल को पूरी पावर मिले या न मिले, दिल्ली के अध्यादेश पर कल फैसला होने वाला है। सबसे पहले अध्यादेश लोकसभा में लाया जाएगा, जहां नरेंद्र मोदी का जीतना तय है, और इसके बाद राज्यसभा में उसे लेकर जाया जाएगा और असली टक्कर राज्यसभा में ही होगी। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन है और उन्होंने अपना समर्थन इस बात पर दिया है कि कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करेगी ही। लेकिन खबर आ रही है कि केजरीवाल और कांग्रेस दोनों साथ होकर भी यह फ्लोर टेस्ट हार सकते हैं। नरेंद्र मोदी जुलाई के इसी हफ्ते में एक बड़ी जंग जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटे पहले जब कहा कि वो 24 का चुनाव 50% वोटों से जीतेंगे, यानी 400 सीटों से बाजी मारेंगे, ये सिर्फ एक काल्पनिक बयान नहीं है, इसके पीछे मोदी का होमवर्क है। नरेंद्र मोदी की तैयारी कैसी है और फ्लोर टेस्ट का नतीजा क्या होगा, यह सब आप आज ही जान लीजिए। इंडिया में एनडीए ही जीतेगा, मोदी ने ऐसा क्यों कहा? 24 में 40 नहीं, इंडिया 50% वोट एनडीए को ही देगा। मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या? मोदी ने अपने दोस्तों के सामने क्यों कहा इंडिया 2024 में एनडीए को 400 सीटों के पार ले जाएगा? विरोधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के 25 दोस्त तो जीरो हैं, तो फिर 24 में मोदी कैसे हीरो बनेंगे? जवाब सिंपल है, एक ही बंदा काफी है। मोदी ने कह दिया है, लिख के रख लो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम ये फोटो घुमा रहा है, एक तरफ 26, दूसरी तरफ 38 के पीछे मोदी को अकेला बता रहा है। सच तो यह है कि 24 वाली लड़ाई ही एक अकेला वर्सेस ऑल की है। मोदी के 26 दुश्मनों ने मिलकर इंडिया वाली थ्योरी कॉइन की है। इंडिया वर्सेस एनडीए, मोदी बनाम इंडिया वाला स्लोगन देकर नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। बावजूद इसके आएगा तो मोदी ही टॉप ट्रेंडिंग है। 24 घंटे के टॉप 3 ट्विटर ट्रेंड्स देखिए, #भारत, #इंडिया और #आएगा तो मोदी ही। इनमें से 2 ट्रेंडिंग हैशटैग मोदी के लिए हैं और एक हैशटैग मोदी विरोधी खेमे के नए गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लिए है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INDIA इंडिया। मोदी विरोधी गुट में शामिल हर पार्टी हाथ में तिरंगा लेकर इंडिया वाले सेंटिमेंट पर खेल रही है। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन देख लीजिए, कांग्रेस की टाइमलाइन देख लीजिए, टीएमसी के नेताओं की टाइमलाइन देखिए, आरजेडी का ट्वीट पढ़िए, जेडीयू के शब्दों पर गौर कीजिए, अखिलेश ने जो लिखा वो नोट कीजिए। एक ट्विटर स्टॉर्म लाया गया, मोदी के 26 दुश्मनों ने एक जैसा ही टेक्स्ट फिट करके घुमाया। मकसद क्या था? मकसद है हर जगह इंडिया लिखो और एनडीए को टारगेट करो, मोदी के पीछे पड़ो। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। विरोधी अब एक नई थ्योरी घुमा रहे हैं, कह रहे हैं
बीजेपी के कई पार्टनर्स तो जीरो हैं, तो फिर मोदी हीरो कैसे हैं? ऐसा लिखने वाले, ऐसा बोलने वाले ये भूल जाते हैं कि एक अकेले मोदी जब साथ खड़े हो जाते हैं तो जीरो के आगे नंबर्स जुड़ते चले जाते हैं। 14 में यही हुआ, 19 में यही हुआ, इस बार भी मोदी ने यही टारगेट सेट किया है। 400 प्लस का नारा अभी से दे दिया है। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। सवाल है कि यह होगा कैसे? एनडीए में शामिल जो दल मौजूदा लोकसभा में अभी जीरो हैं, 2024 में मोदी उन्हें कैसे अपनी जीत का हीरो बनाएंगे? मोदी के पास 400 प्लस का कौन सा फॉर्मूला है? 24 में 50% से ज्यादा वोट का कौन सा कैलकुलेशन है? चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। मोदी ने हवा में बातें नहीं की हैं। 400 प्लस का नारा बहुत सोच समझ कर दिया है। सर्वे हुआ, सिलेक्शन हुआ, पूरा कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद एनडीए वाला कॉम्बिनेशन दिखा। 24 में 50% वोट का खाका रेडी हुआ। मोदी विरोधी मोर्चा इन तस्वीरों को देखकर अलग अलग थ्योरी घुमा रहा है। यह फैला रहा है कि एनडीए में इतनी ताकत कहां कि वो 24 में वापसी कर ले। मोबाइल ये मैसेज पहुंच रहा है कि मोदी अकेले पड़ गए हैं, कभी 38 को साथ लेकर आए। यह बात सही है कि 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों में 9 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने 19 का चुनाव ही नहीं लड़ा। 16 पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाईं। बीजेपी की मौजूदा सहयोगी पार्टियां 19 के चुनाव में सिर्फ 7% वोट हासिल कर पाईं और 29 सीट ही एनडीए खेमे को दिला पाईं। एनडीए में सिर्फ बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 37.3% वोट शेयर के साथ 303 सीटें जीती। बीजेपी के 37 सहयोगियों में से सिर्फ 7 पार्टियां एक एक सीट जीत पाईं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो बीजेपी 303, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 13, अपना दल 2 और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीट जीत पाई। इस तरह 19 में एनडीए का टोटल स्कोर रहा 324 सीट। अगर आज की तारीख में अजीत पवार की एनसीपी को भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए की टैली हो जाती है 332 सीट। इसके अलावा एनपीपी, एनडीपीपी, एजेएसयू, एसकेएम, एनपीएफ, एआईएडीएमके और एमएनएफ एनडीए के इन सभी सहयोगियों के पास लोकसभा में एक एक सांसद हैं। वोट परसेंटेज देखें तो 19 में बीजेपी को मिले 37.7% वोट, एनडीए को मिले टोटल 45% वोट। अब आप सोचेंगे कि एनडीए में शामिल जो पार्टियां सिर्फ एक सीट तक सीमित रह गई, उनके एनडीए में होने से 24 में मोदी को क्या फायदा होगा? इसका जवाब कुछ एग्जाम्पल से समझिए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है, लेकिन 66 विधायकों के साथ एआईएडीएमके तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है और 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर को साथ लेकर चलना चाहती है। इसकी एक वजह यह भी है कि 19 के चुनाव में तमिलनाडु से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और 21 के तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई। कई छोटी पार्टियां बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका अपने अपने राज्यों में, कुछ जिलों में और निर्वाचन क्षेत्रों पर बहुत गहरा प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर 19 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुल 80 सीटों में से 62 सीटें मिली, लेकिन उसकी जीत का अंतर 8 सीटों पर कांग्रेस को मिले वोटों से कम था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अब एनडीए में लौटने से बीजेपी की जीत की संभावना अधिक है। 25 एनडीए सहयोगियों के पास भले ही लोकसभा में एक भी सांसद न हो, लेकिन उनके राज्यों में उनकी उपस्थिति है। उदाहरण के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि पार्टी के महाराष्ट्र विधानसभा में 2 विधायक हैं। इसी तरह असम गण परिषद के पास 1 राज्यसभा सांसद और 9 विधायक हैं, जबकि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के पास 1 राज्यसभा सांसद और 7 विधायक हैं। तमिलनाडु की पट्टाली मक्कल काची के पास 1 राज्यसभा सांसद और 5 विधायक हैं। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों में से एक हैं। मोदी विरोधी गुट फॉल्स नैरेटिव और फेक थ्योरी फैलाकर एनडीए में फूट डालने के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुका है।
26 दलों के मीटिंग के बाद, इंडिया की बैठक के बाद मोदी जी इतने घबराए कि 38 दलों की बैठक उन्होंने बुला ली, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। अब वो दल कौन कौन से हैं, हम तुम कहां कैसे लेकिन वेकिन मेकिन सबको बुला डाला उन्होंने। तो पहली बात तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो इस गठबंधन से घबराए हुए हैं। लेकिन विरोधी यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। यह बात सही है कि एनडीए में 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास इस वक्त एक भी सांसद नहीं है। वो जब अकेले होते हैं तो जीरो होते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी साथ आते हैं नंबर्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। बस एक लीडर के पीछे 38 लोगों की लाइन खड़ी करनी थी, खड़ी हो गई। इस लाइन में मोदी का पावर है और मोदी के साथ जुड़ते ही ऐसी पार्टियां खुद ब खुद ताकतवर हो जाती हैं। 9 साल में मोदी ने जीत की ऐसी ही जमीन रेडी की है और अब उसी जमीन पर जमीन से जुड़े नेता एनडीए के एक्स फैक्टर होंगे। गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। दूसरी तरफ मोदी विरोधी वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत के बिग प्लेयर्स कहे जाते हैं। उनमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो परंपरागत राजनीति करते हैं, खिचड़ी सरकार के महारथी हैं। इसके बाद नए जमाने के लोग आते हैं जिनमें केजरीवाल जैसे नेता हैं। ये सोशल मीडिया वाली कैटेगरी है। बेंगलुरु में सबने मिलकर अपने मोर्चे को इंडिया वाला नाम दे दिया। माहौल बनाना शुरू हो गया। सबने सोशल मीडिया पर हंगामा काट दिया। कोई बोला ये नाम मैंने दिया तो कोई बोला मैंने दिया। आपस में ही बहस छिड़ गई। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? क्या इंडिया नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारत है ना, है क्या नहीं? मोदी इज इंडिया का मतलब क्या था? जो नारा देते थे बीजेपी के लोग, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, उसका मतलब क्या है? मोदी जी के पुराने भाषण सुनो। बीजेपी को वोट यानी वोट फॉर इंडिया, उसका मतलब क्या है? इस देश का हर नागरिक इंडिया है। इस देश का हर नागरिक भारत है। इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तान है और हम सब मिलकर इंडिया है। यह हमारा परिवार है। 24 की फाइट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस तरफ तो मोदी का चेहरा है मगर उधर चेहरे ही चेहरे हैं। और ब्लैंक फेस वाले विपक्ष वर्सेस मोदी के चेहरे वाले एनडीए के टक्कर में इंडिया एनडीए को ही सेलेक्ट करेगा। मोदी ने खुद यह गारंटी दे दी है। अपने कंधों पर जीत की गारंटी ले ली है। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में। लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए। 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है
कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। 24 में जीत के लिए मोदी की लीडरशिप वाले एनडीए को अपना वोट शेयर सिर्फ 5% बढ़ाना है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होगा। विरोधी तो 60% का ख्वाब लेकर बैठे हैं। इसका जवाब सुनिए। अंकगणित के लिहाज से भी फायदे में बीजेपी ही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने 50% से ज्यादा के वोट से सिर्फ 64 सीट जीती थी। 2009 में जब वो दोबारा सत्ता में आई तो 50% से ज्यादा के वोट से सिर्फ 43 सीटें जीत पाई। यानी तब कैलकुलेशन कांग्रेस के फेवर में नहीं गया। भारत के चुनाव में जो पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है उसे आमतौर पर 50% से ज्यादा वोट कई सीटों पर मिलते हैं। मोदी ने बिल्कुल इसी तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री 14 और 19 में हासिल की थी। 2014 में 136 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी की जीत हुई। ऐसी सभी सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 2019 के चुनाव में ऐसी सीटों की संख्या 136 से बढ़कर 224 हो गई, जहां मोदी को 50% से ज्यादा वोट मिले। यानी अगर 2019 में विपक्ष साथ आता है तो भी बीजेपी आसानी से 224 सीट जीत जाती। संख्या 56 से 60 सीटें ज्यादा भी हो सकती थी। इससे यह चीज तो क्लियर हो गई है, विपक्ष साथ आकर मोदी को 24 में हरा नहीं सकता। 24 में मोदी के सामने उनका पॉलिटिकल अपशगुन होना तय है। ये कैसे होगा, अब इसका साइंटिफिक और पॉलिटिकल एनालिसिस देखिए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 लोकसभा सीटें 3 लाख से ज्यादा वोट्स के अंतर से जीती। 2014 में ऐसी 42 सीट जीती थी जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस वोट था। तो क्या 24 में भी यही रिपीट होगा? 2014 और 2019 के बीच बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। मोदी के साथ बीजेपी के कमिटेड वोटर्स तो थे, नए वोटर्स भी जुड़े। बीजेपी 31% से 37% पर चली गई। 31% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, तो 37% वोट शेयर के साथ आंकड़ा 303 सीट पर पहुंच गया। 2019 में 543 में से 236 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। 236 में से 164 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली, यानी 67% का स्ट्राइक रेट। 24 में इन सीटों पर बीजेपी को हराना विरोधियों के लिए आसान क्यों नहीं होगा, अब इसकी वजह भी देखिए। 2014 में 543 में से 166 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। इन 166 में से 116 सीटों पर बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, यानी 2014 में 78% सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के लिए जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा वोटों का था। 2014 और 2019 की तुलना करें तो दोनों ही बार सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। 2 लाख प्लस के मार्जिन से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही जीती। 2014 में 60 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा का था। इन 60 में से 42 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। 2019 में 131 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 71 सीट ज्यादा। इन 71 सीटों में से 63 पर बीजेपी को 3 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी 88% का स्ट्राइक रेट। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 131 सीटें जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस था, उनमें से 105 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 80% का स्ट्राइक रेट। 2014 में 16 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा का था। इन 16 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 81% का स्ट्राइक रेट। 2019 में 52 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 4 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 36 सीट ज्यादा। इन 36 में से 31 सीट पर बीजेपी को 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट रहा 86%। 2019 में इन 52 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी ने 4 लाख प्लस के अंतर से जीत हासिल की। अब 5 लाख प्लस से जीत का आंकड़ा देखें। 2014 में ऐसी 6 सीटें थीं जिनमें से बीजेपी ने 5 जीती। 2019 में 5 लाख प्लस के अंतर से जीत वाली ऐसी 17 सीटें थीं जिनमें बीजेपी ने 15 जीती। 2019 में जिन राज्यों में बीजेपी को 3 लाख प्लस के अंतर से जीत मिली उनकी लिस्ट देखिए। राजस्थान में 25 में से 16 सीट, वो भी तब जब कांग्रेस ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश में 29 में से 16 सीट बीजेपी ने जीती,
गुजरात में 26 में से 15, हरियाणा में 10 में से 8, यूपी में 18 में से 10 सीटों पर 3 लाख प्लस से जीत का मार्जिन था। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल की 16 सीटों में से 11 सीटों पर 2019 में बीजेपी को 3 लाख प्लस से ज्यादा के अंतर से जीत मिली। 2014 में बीजेपी के लिए 3 लाख प्लस वोटों से जीत की अंतर वाली सीटें देश के 8 राज्यों से आई थी। 2019 आते आते ये आंकड़ा 19 राज्यों तक पहुंच गया। और अगर यही कैलकुलेशन 2024 में रिपीट हुआ तो तय मानिए मोदी की 250 सीट तो कहीं नहीं जा रही। 14 हो या 19, हर बार मोदी के फेवर में ही अपवर्ड ट्रेंड चला, बाकी सारी पार्टियां घटती चली गईं और इस बार भी कुछ वैसा ही हो सकता है। इसीलिए अब की बार विपक्ष मोदी की पिच पर लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन यह भी तय है कि विरोधियों को इंडिया वाला दांव उल्टा पड़ने वाला है। वहां पे लड़ाई खुल्लम खुल्ला होगी। कन्वीनर कौन होगा, नारा एक या अलग, झंडा एक या अलग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हेड कौन होगा, 11 की कमेटी बनेगी तो 26 में से बाकी 15 क्या करेंगे? क्या सबको एडजस्ट करने के लिए 3 कमेटियां और बनेंगी? आने वाले दिनों में मोदी विरोधी खेमे में यह सब होगा। हिंट तो अभी से मिलने लगा है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच अब से कुछ देर पहले पूरी हो गई। यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से 3 दिनों तक कड़ी पूछताछ की। सीमा हैदर और सचिन के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुना होगा। कहा गया सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। भारत में जासूसी करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे भेजा। यह भी सवाल उठाए गए कि वो 5वीं पास होने के बावजूद फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेती है। पूछा गया कि उसके घरवाले पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं क्या। लेकिन क्या यह सब कुछ हकीकत है या बस एक फसाना? क्या सीमा सचिन के प्यार का नाटक कर रही है? क्या वो एक वेल ट्रेन्ड जासूस है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीमा से हुई पूछताछ पर 2 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है और वो 2 पन्नों की रिपोर्ट आज हमारे पास है। सीमा की जो मिस्ट्री है उसका पूरा खुलासा हम इस रिपोर्ट में करते हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से नेपाल तक की सारी पड़ताल आपको देखिए। क्या पाकिस्तान की सीमा का सस्पेंस खत्म होने वाला है? योगी की पुलिस ने सीमा का कौन सा राज उगलवाया? योगी की एटीएस को सीमा ने अपना कौन सा सच बताया? अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी। क्या सीमा पाकिस्तान की कोई जासूस है? क्या सीमा को नेपाल में कोई ट्रेनिंग दी गई? सीमा को उर्दू के बजाय हिंदी के शब्द किसने सिखाए? जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। वो पाकिस्तानी नहीं है जो भी है, और ये भी प्रूफ इंडिया ने की है। उनके साथ जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है। मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास। क्या सीमा ने सचिन का इस्तेमाल किया है? क्या सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान की फौज में है? सीमा का भारत आने का असली मकसद क्या था? सर सीमा यहीं पर ही रहती थी। जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। पाकिस्तान की सीमा और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी को कुछ दिन पहले लैला मजनू, शीरी फरहाद और सोनी महिवाल की प्रेम कहानी बताया जा रहा था। लेकिन अब इस प्रेम कथा में जासूसी, साजिश, आईएसआई और छिपे हुए मंसूबों की एंट्री हो चुकी है। सीमा से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। सीमा से पूछा गया है कि क्या किसी ने मोबाइल पर मैसेजिंग और चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या बातचीत के लिए वो कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी? पूछा है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। यह भी पूछा गया है कि उसे हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतना कैसे पता है। योगी जी को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मैं अब यहाँ की हूँ, उनके शरण में हूँ, मुझे रहने दिया जाए।
अगर भारत में नहीं रहने देंगे, भारत की जेल में इसे पर मुझे भारत में रहने दिया जाए, और जिस तरह रखेंगे, जहाँ रखेंगे मैं रहने को तैयार हूँ, पर भारत में रहूंगी, मैं जीऊंगी भी यहाँ और मरूंगी भी यहाँ, पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा की कहानी पर शक उसकी भाषा से ही होता है। सीमा बचपन से ही पाकिस्तान में पली बढ़ी। जिस तरह से वो सिर्फ 50 दिनों में शुद्ध हिंदी बोलना सीख गई, इसी से उन पर शक की सुई जाती है, और ये बात पाकिस्तानियों ने भी नोटिस की है। मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास, देश और इस तरह के तमाम अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो कोई पाकिस्तानी और जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी ना हो, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का जिसका एक्सपोजर भी ना हो, वो शायद नहीं इतना फ्रिक्वेंटली बोल सकता। जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज, आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं। उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है, या कोई बीच में स्कैंडल जो भी है वो अपकमिंग भी नजर आ जाएगा। वो पाकिस्तानी नहीं है, जो भी है, और ये भी प्रूफ इंडिया नहीं की है। उनके साथ जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है, आपके लिए पाकिस्तानी है, प्रूफ भी। यहाँ तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते या उनसे बातचीत करते, यहाँ फिर उसके बाद एक्टिव होना शुरू हुआ, आपस में बातचीत की कि उधर से क्या बयान आ रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए। अब इस बिना पे वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो भी वही जानते हैं यहाँ से वैसे कोई नहीं जाएगा। सीमा पर, सीमा के इस पार और उस पार, यानी भारत और पाकिस्तान, दोनों जगहों पर खूब हंगामा हो रहा है। सीमा पर भारत की खुफिया एजेंसियों को शक इसलिए है क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अकेले बिना वीजा के भारत कैसे आ सकती है। शक की दूसरी वजह यह है कि सीमा ने पाकिस्तानी नंबर वाले फोन से डेटा डिलीट क्यों किया। इसके अलावा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होने से यह शक और बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बने सीमा के पहचान पत्र में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 लिखी है, यानी इस हिसाब से वो सिर्फ 21 साल की होती है, जबकि वो खुद अपनी उम्र 27 साल बताती है। सीमा ने शादी के वक्त जो एफिडेविट दिया था उस पर 15 फरवरी 2014 की तारीख लिखी है। तब सीमा ने अपनी उम्र 20 साल बताई थी। इस हिसाब से उसकी उम्र अभी 29 साल है। सीमा से यूपी एटीएस की पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। यह पता चला है कि सचिन से पहले भी भारत में कुछ और लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क किया था। जिन लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा एटीएस के सवालों का बहुत नपातुला जवाब दे रही है। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गईं, जिन्हें उसने न सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ा बल्कि उसका इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर सीमा हैदर के जवाबों से एटीएस हैरान तो है, लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध बातें नहीं पता चली हैं। पूरे मामले पर लखनऊ से भी कड़ी नजर है। टीम नेपाल जा रही है सर? नहीं, कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं सर। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। यूपी पुलिस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है, इसीलिए सारी जानकारी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई। लेकिन अभी तक की पूछताछ में सीमा की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे वो संदिग्ध लगती हो। शाम होते होते
यूपी पुलिस की तरफ से सीमा हैदर पर पूछताछ को लेकर एक लिखित नोट जारी किया गया, जिसमें सीमा के पाकिस्तान से चलने से दुबई जाने तक और दुबई से नेपाल और फिर इंडिया आने की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें साफ लिखा है कि पहली बार सीमा 10 मार्च 2023 को नेपाल पहुंची थी और फिर 17 मार्च को नेपाल से वापस पाकिस्तान गई। इस दौरान दोनों यानी सचिन और सीमा नेपाल में एक साथ रह रहे थे। सचिन 8 मार्च 2023 को ग्रेटर नोएडा से नेपाल के लिए निकला था और 10 मार्च को सचिन नेपाल पहुंचा, जहां ये दोनों 10 से 17 मार्च तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में रुके थे। दूसरी बार सीमा 10 मई 2023 को अपने चारों बच्चों के साथ निकली। सीमा पहले कराची से दुबई गई और फिर 11 मई को दुबई से नेपाल आई। सीमा नेपाल में काठमांडू से पोखड़ा ट्रांसपोर्ट वैन में बैठकर पहुंची। पोखड़ा में ही सीमा रात को कमरा लेकर रुकी और फिर 12 मई 2023 को नेपाल से इंडिया के लिए रवाना हुई। सीमा की बस 13 मई 2023 को गौतम बुद्ध नगर पहुंची। यहां सचिन ने पहले से ही रबुपुरा में सीमा के लिए एक कमरा लिया हुआ था। इसी किराए के कमरे में सचिन और सीमा साथ साथ रहे। यानी यूपी एटीएस को अभी तक फिलहाल सीमा के बारे में कोई भी संदिग्ध जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ बातों पर शक है और इसीलिए सीमा से कड़ी पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक सीमा एटीएस के सवालों का बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही है, इसीलिए जांच एजेंसियों का शक और बढ़ रहा है। सीमा से जब यह पूछा गया कि क्या वो कोई पाकिस्तान की जासूस है, तो सीमा ने पाकिस्तान की जासूस होने से साफ इनकार कर दिया। पूछा गया कि फिर भारत में वो क्यों आई, सीमा ने कहा कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है। सीमा से पूछा गया कि क्या उसके चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। सीमा का कहना था कि उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। सीमा के पास 2 वीडियो कैसेट भी मिले हैं। इन्हें लेकर जब सवाल किया गया तो सीमा ने बताया कि वो उसके बचपन के और शादी के वीडियो कैसेट हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर सीधा कोई जवाब एटीएस को नहीं दे पा रही है। एटीएस के सूत्रों ने यह बात भी सीमा से पूछी कि जब उसने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, जब वो बात करती थी तो वो इतनी शुद्ध हिंदी और साथ ही इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करती थी, उसे इन भाषाओं का ज्ञान कैसे था, हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान उसे कैसे था, इस बारे में भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किए गए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एटीएस ने उससे ये भी पूछा कि क्या जब वो बात किया करती थी भारत में तो फूफी और साथ ही फल शब्द का वो इस्तेमाल करती थी। हम आपको बता दें कि आईएसआई के जो कोडवर्ड्स हैं उसमें फूफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कोई खुफिया जानकारी किसी दूसरे देश में शेयर करने के लिए। फल का इस्तेमाल किया जाता है पैसों के लेन देन के लिए। तो क्या इस तरीके के कोडवर्ड का इस्तेमाल सीमा हैदर ने किया था? पाकिस्तान में भी सीमा के खूब चर्चे हैं। पहले पाकिस्तानियों को बेइज्जती लग रही थी कि उनके यहां से कोई महिला प्यार के लिए भारत कैसे जा सकती है। अब पाकिस्तानी खुश हैं कि एटीएस पूछताछ कर रही है। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहाँ थी? जब वो नेपाल से पहले जाती है पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें छोड़ेंगे, और उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इंक्वायरीज भी होंगी। सबसे बड़ी बात तो उनके बच्चों का क्या हो रहा है इस टाइम। उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह से कि माँ जो है उधर गई और वो भी किसी से प्यार की खातिर, और वहाँ पे बच्चे भी अरेस्ट हैं, हस्बैंड भी, खुद भी, और जिससे प्यार करती है उसकी भी पूरी फैमिली अरेस्ट है। सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों का केस अब इस मोड़ पर आ गया है कि उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन सीमा तो पहले ही कह चुकी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो लगातार ये दावा करती है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसे वहां जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कहीं आपको डिपोर्ट कर दें, वापस पाकिस्तान भेज दें, तब आप क्या करोगे? इतना अनर्थ थोड़ी करेगा भारत। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनकी पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं से ऐसा मत करें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊँगी, गाड़ी से कूद जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको? बहुत। यहाँ के लोग, यहाँ के रीत, यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना
सब बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए कि जिस तरह से इंडियन जो हैं उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं वो तो यही कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो वो नहीं आना चाहती तो फिर आप वहीं पर रहे जिससे प्यार करती हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी अगर उनके हस्बैंड भी खुश हैं कि वो उनके साथ रहें तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आगे तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया। शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया। तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मज़हब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने, तो ये गलत था। सीमा पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस केस की जांच में लगी एजेंसियों को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया गया? क्या सीमा को जानबूझकर भारतीय ग्रामीण महिला जैसा गेटअप दिया गया? क्या सीमा की किसी पाकिस्तानी हैंडलर ने नेपाल में ट्रेनिंग की थी? यहां भले ही सीमा को पाकिस्तान की जासूस बताया जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी उसे भारत की जासूस बता रहे हैं। वो सीमा को रॉ एजेंट कह रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया कराची की उन गलियों में भी पहुंच गया जहां सीमा रहती थी। वहां से भी सीमा के ऊपर कीचड़ उछालने की खूब कोशिश हो रही है। यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, गली में रहती थी, 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी, वो शरीफ आदमी है। सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है, कर मुसलमान थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।